हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 9 द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947 मतलब 77 इयर्स की जर्नी जिसमें स्ट्रगल किया गया इंडिया को फ्री करने के लिए ब्रिटिश रूल से, उसके बारे में हमको देखना है। तो हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि नेशनल मूवमेंट है ना, जो 1870 से 1947 के बीच में जो भी मूवमेंट्स हुए, जो भी आंदोलन हुए ब्रिटिशर्स को हमारी कंट्री से हटाने के लिए, ठीक है, ताकि इंडिया में स्वराज हो सके, उसके बारे में हमको देखना है। तो इससे पहले के जो चैप्टर्स थे उसमें हमने सारी चीजें देखी थी, जैसे कि ब्रिटिश जो है ट्रेडर्स के रूप में आए थे, उन्होंने हमारी कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन जो है, अपना राज्य जो है चलाया। उसके बाद उन ब्रिटिशर्स के आने के बाद में जो कॉमन पीपल हैं, ठीक है, जो चेंजेस आई हमारे लाइफ में, उनके बारे में हमने देखा। तो चेंजेस जो है राजा महाराजाओं की जो लाइफ है उसमें भी आए, विलेजर्स के लाइफ है उसमें भी आई, सिटीज में जो रहते उनके लाइफ में भी आया, ट्राइबल पीपल जो है जो फॉरेस्ट में रहते उनके लाइफ में भी काफी सारे चेंजेस आए। फिर उसके बाद हमने जो देखा कि रिवॉल्ट्स होना चालू हुए, कई जगह जो है आंदोलन होना चालू हुए, विद्रोह होना चालू हुए। और हमने ये भी चीज देखा कि ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री के लिए काफी चीजें जो अच्छी भी की, जैसे कई सारे सोशल रिफॉर्म्स को लेके आए, जैसे कि चाइल्ड मैरिज को उन्होंने अबॉलिश किया, सजी सिस्टम जो है उसको अबॉलिश किया। और भी हमने काफी सारी चीजें जो है, अभी हम जो प्रीवियस जो 8 चैप्टर्स देख चुके हैं उसमें हमने देखा है। तो अभी जो है हमको नेशनल मूवमेंट के बारे में देखना है। जो हम नेशनल मतलब राष्ट्र, मूवमेंट मतलब आंदोलन, ठीक है, 77 ईयर्स का जो स्ट्रगल किया गया जिसके बाद हमारी कंट्री फ्री हुई। और जो है 15 अगस्त जो है ऐसा हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में हम बनाते हैं, वो कैसे मनाते हैं उसकी सारी स्टोरी हमको देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो बिल्कुल ये जो चैप्टर है इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुने, मैं जो बता रही हूँ उसको भी, और अपना भी अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर को, तो आप अगर स्कूल में है तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए ये चैप्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो इसमें जो है हम जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनके बारे में देखेंगे, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की स्थापना कब हुई, कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उसमें। और जो कांग्रेस है वो 2 भाग में बटे हुए थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स में कौन से लीडर्स हुआ करते थे, एक्सट्रीमिस्ट उसमें कौन से लीडर हुआ करते थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट क्या है वो भी मैं आगे आपको चैप्टर में बताऊंगी। और भी बहुत सारी चीज, सॉल्ट सत्याग्रह, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, और मतलब बहुत सारे जो आप मतलब स्वराज वाला जो वर्ड है, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, ये सारी चीजें किसने बोली, डू और डाई, बहुत सारे जो स्लोगन्स है जो हम मतलब अभी जो है आपने सुना होगा। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो अब जो है हम ये चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, ये है पुलिस टीयर गैस डेमोन्स्ट्रेटर्स ड्यूरिंग इंडिया क्विट मूवमेंट। तो इंडिया क्विट मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे जो पुलिस है, ठीक है, टीयर गैस छोड़ रहे हैं, आंसू वाले जो गैस होता है उसको छोड़ रहे हैं, उसको यहाँ इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैड लुक्ड एट, हमने क्या क्या देखा था, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ टेरिटरीज एंड टेक ओवर ऑफ किंगडम्स, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने हमारी जो कंट्रीज है उसके जो एरियाज है टेरिटरीज में उसमें कब्जा कर लिया, और जो किंगडम्स है उसको भी अपने अधीन कर लिया। हमने देखा कि कैसे उन्होंने नए लॉस लाए और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस बना लिए, और लाइफ्स की चेंजेस इन लाइफ्स ऑफ पीसेंट्स एंड ट्राइबल्स, ठीक है, जो किसान है, जो ट्राइबल्स है, उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। और हमने देखा कि उन्होंने एजुकेशनल चेंजेस कैसे लाए हमारी कंट्री में, वो जो वेस्टर्न नॉलेज है उसको इंडियंस को पढ़ाना चाहते थे ताकि इंडियंस जो है वो ज्यादा नॉलेजेबल बन सके। उन्होंने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया लर्निंग के लिए, स्टडीज के लिए, ठीक है, बुक्स लेके आए जो कि, और एक रेगुलर मतलब वो टाइम टेबल लेके आए जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है उसमें, ये सारी चीज हम पहले देख चुके हैं। अब उसने देखा जो डिबेट्स थे, जो कंडीशंस थी वुमेन्स को, उनको सुधारने की कोशिश कर रहे थे, उसमें रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे थे। तो वुमेन्स के साथ क्या होता था उस समय, चाइल्ड मैरिज हो गया, सती सिस्टम हो गया, उनको स्कूल नहीं भेजा जाता था। तो ये चीजें भी हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखी है। उसके बाद हमने देखा था कास्ट सिस्टम, है ना, ये जो कास्ट सिस्टम है जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतें होती थी उनको भी वो हटाने की कोशिश कर रहे थे। सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स भी उन्होंने काफी सारे किए। और 1857 और उसके बाद जो है रिवॉल्ट जो स्टार्ट हुआ उसके बारे में हमने भी
काफी सारी चीज देखी थी। और जो डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट्स और ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज है ना, जो क्राफ्ट्स थे उनको वो कैसे खत्म होते आए, जैसे कि इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई, तो हमने बहुत सारी चीजें ये सब जो है हम देख चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव read about these issues, do you think Indians were discontent with British rule? If so, how were different groups and classes justified? तो इतना सारा चीज पढ़ने के बाद 8 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने ब्रिटिशर्स कैसे राज करते थे, क्या क्या चेंजेस उन्होंने लाए, सारी चीजें देखी हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या जो ब्रिटिशर्स है उनके मन में क्या डिसकंटेंट मतलब कंटेंटेड मतलब उनके मन में क्या कुछ असंतोष था ब्रिटिश रूल के प्रति, है ना? क्या असंतोष हो सकता है, आप समझ सकते हैं, ठीक। और अगर असंतोष था, ठीक है, इफ सो, तो कैसे जो डिफरेंट क्लासेस है, ग्रुप है, वो डिससेटिस्फाइड थे, वो असंतोषित थे, उनके मन में संतोष क्यों नहीं था, वो हमको देखना है। तो हमको देखना है इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, जो राष्ट्रवादी की, जो राष्ट्र की भावना है, राष्ट्रवादी की भावना है, वो कैसे उभर के आई, वो कैसे उसका शुरुआत हुआ, जो नेशनलिज्म है उसका, है ना, राष्ट्र के प्रति जो है, जो एक अलग से हमको राष्ट्र मिलना चाहिए, उसकी शुरुआत कैसे हुई। द अबव मेंशन डेवलपमेंट लेट द people to ask a crucial question, what is this country of India and for whom it is meant। तो इतने सारे जो हमने डेवलपमेंट्स देखे, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स ने किए, जो ब्रिटिशर्स के समय में हुए, इससे क्या है, लोगों के मन में एक बहुत ही क्रुशियल क्वेश्चन, क्रुशियल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उभर के आया, ठीक है। वो क्या था कि ये कंट्री इंडिया है क्या, ठीक है, ये क्या है और ये किसके लिए है भाई, ये क्वेश्चन आया। और आंसर जो है, द आंसर दैट ग्रेजुअली इमर्ज्ड वाज इंडिया वाज द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड ऑल पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास कलर कास्ट क्रीड लैंग्वेज और जेंडर। तो इसका जो है धीरे धीरे लोगों के मन में जो है ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे जो है एक आंसर निकल के आया, उनको पता चला कि इंडिया जो है वो इंडिया के लोगों का ही है, ठीक है। इंडिया जो कंट्री है वो लोगों इंडियन पीपल की ही एक कंट्री है, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं, ठीक है, ये इंडिया जो है इंडिया के लोगों की ही है, और इसमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, रेस्पेक्टिव, ठीक है, रेस्पेक्टिव मतलब बिल्कुल बिल्कुल अपेक्षित, मतलब किसी का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। किसके बेसिस में, क्लास है ना, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, पुअर है, रिच है, ठीक है, उसके बेसिस में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कलर के बेसिस में भी, कोई गोरा है काला है उसके बेसिस में भी नहीं होना चाहिए, किसी का कौन सा कास्ट है उसके बेसिस में भी नहीं होना चाहिए, क्रीड मतलब कौन सा संप्रदाय का है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं उनसे भी, और कोई जेंडर मेल या फीमेल, सारे जो इसमें मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इंडिया जो है इंडिया के लोगों का है, तो मतलब एक एक जो व्यक्ति है इंडिया का, उसमें इंडिया का हक है। तो एंड द कंट्री इट्स रिसोर्सेस एंड सिस्टम्स वेयर मेंट फॉर ऑल, तो ये जो कंट्री है ये सभी की है, इसके जो रिसोर्सेस है, ठीक है, वो भी सारे जो इंडियन पीपल है उनकी है, और जो सिस्टम है वो भी सारा जो इनका ही है। विद दिस आंसर केम द अवेयरनेस दैट ब्रिटिशर्स वेयर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्स ऑफ इंडिया एंड द लाइव्स ऑफ इट्स पीपल, एंड अंटिल दिस कंट्रोल वाज ended इंडिया कुड नॉट बी फॉर इंडियंस। तो धीरे धीरे मतलब लोगों को समझ में आने लगा, इनका इन क्वेश्चंस का आंसर मिलने लगा कि जो ब्रिटिशर्स है, ठीक है, लोगों के मन में बहुत ज्यादा जागरूकता आने लगी है, अवेयरनेस मतलब जागरूकता आने लगी, उनको ये आंसर्स मिलने लगे कि ब्रिटिशर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिसोर्सेस है इंडिया के उसको अपने अधीन रख रहे हैं, अपने कंट्रोल में रख रहे हैं, लोगों की जो लाइफ है उसको भी कंट्रोल करके रख लिया उन्होंने, वो अपने हिसाब से इंडिया में अपना रूल चला रहे हैं। और ये जब तक ये जो रूल है वो एंड नहीं होगा, और ये जब तक ब्रिटिशर्स के जो कंट्रोल से हम बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक जो है इंडिया इंडियंस की नहीं होने वाली। दिस कॉन्शियसनेस began to be clearly stated by political association formed after 1850, especially those that came into being in the 1870s and 1880s। तो ये जो कॉन्शियसनेस है मतलब ये जो जागरूकता है, ये जो मतलब चेतना जो जागी है, जब हमको होश आया तो ये मतलब क्लियर था कि भाई जो पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, जो बन रहे हैं 1850 के बाद में, तो ठीक है, स्पेशली जो है 1870 और 1880 के बीच में उनको मिलकर काम करना, उनको मतलब ब्रिटिशर्स को ये मतलब एहसास दिलाना है कि इंडिया इंडियंस की है,
ठीक है, तो वो उसमें अपना राज नहीं चला सकते। तो मोस्ट दिस वेयर लेड बाय इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल सच एज लॉयर्स। और ये जो एसोसिएशन फॉर्म हो रहा है पॉलिटिकल एसोसिएशन, ये मोस्टली जो है कौन चलाता था, ठीक है, इसके हेड कौन हुआ करते थे, इसे कौन बनाता था, इंग्लिश के जो एजुकेटेड प्रोफेशनल है जैसे कि लॉयर्स वगैरह। तो द इम्पोर्टेंट वंस है ना, इम्पोर्टेंट जो एसोसिएशन फॉर्म हुए थे वो क्या था, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड ऑफ कोर्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इतने सारे एसोसिएशन फॉर्म हुए थे जो इंडिया के ग्रोथ के लिए काम करना चाह रहे थे। इंडियंस को, जो इंडिया है उसको इंडियंस को दिलाने की कोशिश करने जा रहे थे। तो नोट द नेम, अब इसमें नेम्स को देखिए, पूना सार्वजनिक सभा, तो पूना एक जगह का नाम है, ठीक है, जैसे हम अभी पुणे करते हैं, PUNE, पुणे जो महाराष्ट्र में है। सार्वजनिक मतलब सभी के लिए, ठीक है, सभा मतलब पीपल। द लिटिल मीनिंग ऑफ सार्वजनिक इज ऑल ऑफ द पीपल, ठीक है, सर्व प्लस जनिक है ना, सार्वजनिक सभी लोगों के लिए। दो Though many of these associations functioned in specific part of the country, their goal was stated as goals for all the people of India, not those of one religion, community or class. तो ये जो एसोसिएशन है, ठीक है, अलग अलग जगह में ये एसोसिएशन थे, ठीक, कुछ स्पेसिफिक पार्ट में है ना, अलग अलग जगह में मतलब कुछ स्पेसिफिक पार्ट में, हाँ, सभी जगह ये एसोसिएशन वर्क नहीं करते थे, लेकिन जहां भी वर्क करते थे इनका गोल है ना, इनका लक्ष्य क्या था, एक ही था कि सारे जो पीपल हैं, ठीक है, उनके लिए इनका लक्ष्य था, ठीक है, किसी एक रिलीजन के लिए नहीं था, किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं था, किसी एक क्लास के लिए नहीं था। ये सारे जो एसोसिएशन है उनका लक्ष्य यही था कि उनको सारे जो लोग हैं इंडिया के, उनके काम करना है। दे वर्क विद द आइडिया दैट पीपल शुड बी सॉवरेन। तो उनका ये किस आइडिया, किस उद्देश्य से काम करते थे कि पूरे जो पीपल है वो क्या होने चाहिए, सॉवरेन होने चाहिए। सॉवरेन का मतलब होता है द कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। मतलब इंडिया जो है इंडियंस की होनी चाहिए, उसमें जो है ब्रिटिशर्स का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इंडियंस जो चाहेंगे, जो डिसीजन लेना चाहेंगे वो लेंगे, उसमें ब्रिटिशर्स जो है बाहर से जो आए हैं उनका कोई भी हक नहीं है। तो सॉवरेन का मतलब यही होता है कि वो इंडिपेंडेंटली जो है विदाउट किसी दूसरे के इंटरफेरेंस के, किसी के हस्तक्षेप के काम कर सके। तो मॉडर्न कॉन्शियसनेस एंड ए की फीचर ऑफ नेशनलिज्म। और ये जो क्या था, एक मॉडर्न कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस मतलब होता है चेतना, ठीक है, होश, ठीक, और एक की फीचर था नेशनलिज्म का, नेशनल मतलब पूरा राष्ट्रवाद का। तो इन अदर वर्ड्स दे बिलीव दैट इंडियन पीपल शुड बी एम्पावर्ड टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर अफेयर्स। तो इसका यही मतलब था कि जो इंडियन पीपल्स हैं उनको इतना हक मिलना चाहिए, एम्पावर मतलब उनको हक मिलना चाहिए कि अपने डिसीजंस को खुद ले, किसी के इंटरफेरेंस के बिना। द डिससैटिस्फैक्शन विद ब्रिटिश रूल इंटेंसिफाइड इन 1870 एंड 1880। और ये जो डिससैटिस्फैक्शन है, ठीक है, जो ब्रिटिश रूल कर रहे हैं उससे जो ना खुशी थी, ठीक है, जो खुश नहीं थे, उनको बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं था, वो क्या है, ज्यादा भड़कने लगा, ज्यादा इंटेंसिफाई होने लगा, ज्यादा जोश में आने लगा 1870 से 1880 के बीच में। तो द आर्म एक्ट वाज पास्ड इन 1878 डिसअलाउइंग इंडियंस फ्रॉम पोसेसिंग आर्म्स। तो इसमें सबसे मुख्य जो काम था जो ब्रिटिशर्स ने किया था, जिससे जो इंडियंस नाखुश थे, वो था आर्म्स एक्ट, जिससे पास किया गया था 1878 में, जिसके तहत ये था कि इंडियंस जो है वो कुछ भी आर्म्स मतलब हथियार नहीं रख सकते, कोई भी बंदूक जो है ना, कोई भी हथियार वो नहीं रख सकते थे। In the same year, Vernacular Press Act was also enacted in an effort to silence those who were critical of the government. अब जो है Vernacular Press Act भी पास हुआ 1878 में ही, जिसमें क्या बोला गया था कि मतलब ये प्रेस एक्ट इसलिए एनैक्ट किया गया था ताकि जो भी मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, ठीक है, क्रिटिकल मतलब आलोचना कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को दबा दिया जाए, इसलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास किया गया। तो इस एक्ट में क्या हुआ, द एक्ट अलाउ द गवर्नमेंट टू कॉन्फिस्केट द एसेट्स ऑफ न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग देयर प्रिंटिंग प्रेस इफ द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड एनीथिंग दैट वाज फाउंड ऑब्जेक्शनेबल। तो यहाँ पे जो ये एक्ट है, इसमें क्या 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 अलाउ किया गया था, क्या घोषित किया थी, अगर गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के पास ये हक है कि वो कोई भी जो न्यूज़पेपर है उसके सारे जो एसेट्स हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर का जो प्रिंटिंग प्रेस है, न्यूज़पेपर्स है, सारी चीजों को वो क्या कर देगी, कॉन्फिस्केट कर देगी। कॉन्फिस्केट मतलब अपने कब्जे में कर लेगी एकदम जोर जबरदस्ती के साथ, अगर उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में कोई भी ऑब्जेक्शनल चीज
छापी। मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ अगर कुछ भी उन्होंने छापा तो क्या है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत वो जो न्यूज़पेपर का जो प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस है, वो उनके अधीन हो जाएगा, वो उसमें उसको जब्त कर लेंगे। इन 1883, ठीक है, 1883 देयर वाज फर्नर ओवर द अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस इलब्रेट बिल। और 1883 में लोगों के मन में, ठीक है, फरोर, फरोर मतलब होता है एकदम हंगामा हुआ, ठीक है, जब इलब्रेट बिल पास हुआ, ठीक है, जो बिल है ना, ये जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया इलब्रेट बिल। तो बिल में क्या लिखा गया था, द बिल प्रोवाइडेड फॉर ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन्स बाय इंडियंस एंड सॉट इक्वालिटी बिटवीन इंडियन, ब्रिटिश एंड इंडियन जस्ट इन द कंट्री। तो इस बिल में क्या बोला जा रहा था कि ब्रिटिशर्स है ना, अगर कोई भी ब्रिटिशर के खिलाफ मुकदमा हो रहा है तो वहां पे जो जज है वो इंडियन नहीं हो सकता। तो इस बिल में क्या प्रोवाइड किया कि अगर कोई ट्रायल हो रहा है ब्रिटिशर्स और यूरोपियन के, है ना, तो इंडियंस को बिल्कुल मतलब इंडियन और ब्रिटिशर्स है ना जज अलग अलग होने चाहिए। तो ये था इलब्रेट बिल में। तो बट व्हेन द फाइट ऑपोजिशन अपोज द गवर्नमेंट टू विथड्रॉ द बिल, इंडियंस वर इनरेज्ड। और जब जो है वाइट है, ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया गवर्नमेंट की कि बिल को विड्रॉ कर ले, तो इंडियंस जो है उन्होंने बहुत ही हंगामा किया, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे। एंड मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाना। द इवन हाईलाइटेड द रेशियल एटीट्यूड्स ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। और ये जो इवन है इलब्रेट बिल वाला, इसमें क्या हाईलाइट किया गया है कि जो रेशियल एटीट्यूड है ना, जो भेदभाव जो है, रेशियल मतलब किसी भी जो पर्सन है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, कोई भी पर्सन है जैसे वो गोरा है तो वो कम्युनिटी जो है वो इस मतलब व्हाइट रेस में आ जाएंगे, ठीक है। अगर कोई ब्लैक है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है ना, जो फिजिकल अपीयरेंस है वो एक ही जैसा होता है, तो वो ब्लैक रेस में आ जाएंगे। तो इस तरीके के रेशियल प्रॉपर्टीज कहा जाता है ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड। तो उसके बाद नेक्स्ट हमको देखना है द नीड फॉर ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेटेड इंडियंस हैड बीन फेल्ट सिंस 1880s बट द इलब्रेट बिल कंट्रोवर्सी डीपन दिस डिजायर। तो ये जो मतलब ये जो नीड थी कि पूरे मतलब ऑल इंडिया लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसमें एजुकेटेड जो इंडियंस हैं वो वहां पे हिस्सा ले, ठीक है, ये मतलब 1880 से इसकी जरूरत थी। लेकिन इलब्रेट बिल के पास होने के बाद में, इलब्रेट बिल को जो कंट्रोवर्सी के बाद में, ये जो है इस चीज की जो नीड है, इस चीज की जो डिजायर हो गई, वो क्या है और ज्यादा हो गई। डीपन मतलब ये जो डीपन द डिजायर मतलब इसकी नीड जो है वो ज्यादा हो गई। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड व्हेन 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री मेट एट बॉम्बे इन दिसंबर 1885। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ, मतलब एस्टैब्लिश किया गया कब, दिसंबर 1885 में, जब 72 डेलीगेट्स, ठीक है, डेलीगेट्स मतलब प्रतिनिधि जो है पूरे जो कंट्री है हमारी जो कंट्री है उससे 72 डेलीगेट प्रतिनिधि चुने गए और वो एक मीटिंग एस्टैब्लिश किया उन्होंने बॉम्बे में, ठीक है। और कब, दिसंबर 1885 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डेलीगेट्स कितने थे वो भी इंपॉर्टेंट है, कब फॉर्म हुआ वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है, ये जो इवेंट था जहाँ पे लोग मिले, ठीक है, उसके बाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या है जन्म हुआ। तो अर्ली लीडरशिप, जो इसमें लीडरशिप से भाग लिया वो कौन कौन थे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र बनर्जी, वोमेश चंद्र दत्त, एस. सुब्रमण्यम अय्यर अमंग अदर्स, ठीक है। ये थे वॉज लार्जली फ्रॉम बॉम्बे एंड कलकत्ता। तो ये जो लोग हैं जिनका नाम अभी मैंने बोला, ये मतलब मुख्यतः जो है बॉम्बे और कलकत्ता से आए थे। नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इसको, आप सभी को पता होगा। वॉज अ बिजनेसमैन, ये कौन थे, बिजनेसमैन थे और एक पब्लिश्ड थे। पब्लिश्ड मतलब जो कुछ भी जो पब्लिश करते हैं अपने आइडियाज है उसको अपने राइटिंग्स के थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू, या फिर कोई मीटिंग्स है उसमें बोल के अपने जो आइडियाज हैं उसको सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। समवन हु पब्लिश एन आइडिया बाय सर्कुलेटिंग इंफॉर्मेशन इन राइटिंग रिपोर्ट, स्पीकिंग एट मीटिंग। तो सेटल इन लंदन, और ये कहाँ पे सेटल हुए थे, लंदन में। एंड फॉर अ टाइम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, गाइडेड द यंगर नेशनलिस्ट। और ये जो है मेंबर भी थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, और ये जो यंगर नेशनलिस्ट है, जो जवान नेशनलिस्ट है, जो इंडिया को फ्रीडम दिलाना चाहते थे, उनको गाइड भी किया करते थे। अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल A.U. Hume also played a part in bringing Indians from various regions together। और एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे A.U. Hume, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भी बहुत ही बड़ा
हिस्सा दिया, पार्ट लिया उन्होंने, जिसमें क्या है उन्होंने इंडियंस जो है उनको एकजुट करने की कोशिश की अलग अलग रीजन से, ताकि वो जो अपने अपनी हक के खिलाफ लड़ सके। तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी की पिक्चर दी गई है, ठीक है, बहुत ही बूढ़े से हैं, कैप लगाई है, व्हाइट कलर की मुस्टैचेस है, चश्मा लगाया हुआ है, ठीक। तो दादा भाई नौरोजी, तो नौरोजी's book Poverty and British rule in India offered a scathing criticism of economic impact of British rule। तो ये इनकी जो बुक है, उन्होंने बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसमें जो है स्कैथिंग, ठीक है, स्कैथिंग मतलब होता है एकदम मतलब दयनीय स्थिति, उन्होंने मतलब आलोचना की है बहुत 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 ज्यादा, ठीक है। स्कैथिंग मतलब एकदम ही मतलब कठोर तरीके से, एकदम कटु, मतलब वो होता है ना एकदम गलत गलत, मतलब गलत नहीं, मतलब एकदम आलोचना करते हुए इन्होंने मतलब बताया है कि क्या जो ब्रिटिशर्स ने किया, जिसके कारण हमारी जो कंट्री है, जिसके अर्थव्यवस्था में क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो अब ये हमको देखना है, हु डिड द कांग्रेस सीक टू स्पीक फॉर, किसके लिए जो कांग्रेस है ये इतना वाद विवाद जो बात कर रहे हैं। द न्यूज पेपर द इंडियन मिरर रोट इन 1886, इन जनवरी 1886 एक न्यूज पेपर जो है इंडियन मिरर, उसमें लिखा है कि फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस एट बॉम्बे इज अ न्यूक्लियस ऑफ फ्यूचर पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री एंड विल लीड अ गुड इनकन्वेंसिबल मैग्नीट्यूड फॉर आवर कंट्रीमैन बद्रुद्दीन ताजुद्दीन एड्रेस द कांग्रेस एज प्रेसिडेंट इन 1887। thus this congress is composed of the representative not of any class or community of India but of all different communities of India। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि पहला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मीटिंग हुआ बॉम्बे में, अब ये क्या है, एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है, जिससे जो फ्यूचर है हमारी कंट्री का, जो फ्यूचर पार्लियामेंट होगा हमारी कंट्री का, और जिससे जो है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मतलब इनकन्वेंस, मतलब एकदम अकल्पनीय जो है हमारी कंट्री में, मतलब कंट्री मैन जो है, हमारे कंट्री के लोग जो है वो समझ सकेंगे हमारा महत्व क्या है। और इस ये जो 1887, ठीक है, ये 1886 में लिखा गया, जो 1887 में जो कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी, उसमें बद्रुद्दीन तायजी जो है प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एड्रेस किया था और उन्होंने क्या बोला था कि जो कांग्रेस है उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें जो भी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे वो किसी भी मतलब कास्ट कम्युनिटी के, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ कोई क्लास और कम्युनिटी के होंगे, और डिफरेंट कम्युनिटीज, इंडिया के जो डिफरेंट कम्युनिटीज है उससे जो रिप्रेजेंटेटिव चूज किए जाएंगे। अब जो है ये नेशन मेकिंग, हमारे राष्ट्र को कैसे बनाना है उसके बारे में हमको बात करना है। इट हैज बीन ऑफन सेड दैट कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 years was moderate in its objective and method। जैसे कि मैंने चैप्टर के स्टार्ट में बताया, जो कांग्रेस है वो दो भाग में बटी हुई थी, पहला था मॉडरेट और सेकंड थे एक्सट्रीमिस्ट। तो मॉडरेट मतलब एकदम मिडिल है ना, जो बीच का रास्ता खोज के जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जो मतलब ये मानते हैं कि हाँ ब्रिटिश का जो रूल है वो सही है, लेकिन कुछ उसमें चेंजेस लाने की जरूरत है, जिससे जो है हमारी कंट्री जो है इंडियंस के हक में आ जाएगी। और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो मतलब इस चीजों में बिलीव नहीं करते थे, उनके खिलाफ से ब्रिटिश का रूल पूरा गलत है। वो मतलब ये नहीं समझते थे कि मतलब हाँ ब्रिटिशर्स को हम समझा लेंगे तो वो सब चीज ठीक हो जाएगा। वो मतलब चाहते थे कि हम कुछ अलग करें, कुछ मतलब आक्रोशित मतलब चीजें करें, तब ये चीज जो है एक्सट्रीमिस्ट जो मतलब जो ब्रिटिशर्स जो है हमारी कंट्री को छोड़ के जाएंगे, और तब जो है हमारी कंट्री में हमारा राज होगा। तो यहाँ पे दो मतभेद है, इसको हमको देखना है। तो पहले की जो 20 years थे उसमें जो ब्रिटिशर्स सॉरी जो कांग्रेस है उसका मिजाज जो बहुत मॉडरेट रहा, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स और मेथड्स में। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड इट डिमांडेड अ ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियन इन द गवर्नमेंट। तो इस जो पीरियड है ना, जो मॉडरेट पीरियड है जो कांग्रेस का, उसमें क्या डिमांड किया उन्होंने, एक अलग से ऊंची आवाज उठाई उन्होंने कि जो इंडियंस है उनको गवर्नमेंट में हिस्सा ज्यादा देना चाहिए, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंडियंस का जो भाग है वो ज्यादा होना चाहिए। इट वांटेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू बी मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव, गिवन मोर पावर एंड इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंस वेयर नन एक्सिस्टेड। और ये क्या चाहती थी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल वो एक हिस्सा होता है जो हमारी कंट्रीज के लिए लॉस बनाती है। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, उसमें हमारे इंडियंस जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा होना चाहिए, उनको ज्यादा पावर देना चाहिए, और जो ये जिस प्रोविंस में ये नहीं एग्जिस्ट करते हैं वहां पे भी उनको लेके जाना चाहिए, मतलब वहां पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बना देना चाहिए। इट डिमांडेड दैट इंडियंस बी प्लेस्ड इन हाई पोजीशन इन द गवर्नमेंट। फॉर दिस पर्पस इट कॉल्ड फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल, नॉट जस्ट इन लंदन। तो उन्होंने क्या डिमांड किया कि इंडियंस को जो है गवर्नमेंट में हाई पोजीशंस जो है, ठीक है, ऊंचे जो पद है उनको भी दिया जाए, इंडियंस को मौका दिया जाए कि वो ऊंचे पद पे काम करे। और सिविल सर्विस की जो एग्जामिनेशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ अभी लंदन में होती है, वो इंडिया में भी
home. Or the demand for Indianization of the administration was the part of the movement against racism, since most important jobs at that time were monopolized by white officials, and the British generally assumed that Indian could not be गिवन पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो यहाँ पे डिमांड की गई इंडियनाइजेशन की. इंडियनाइजेशन मतलब इंडिया हमारी कंट्री है, तो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, जो राज्य हो रहा है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो जुडिशरी है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें इंडियंस का भी भाग हो, इनका इंडियंस को भी अच्छे पद मिले, ताकि वो जो बड़े बड़े जो फैसले होते हैं वहां पे वो अपना हिस्सा दे सके, अपनी बात रख सके. तो इंडियनाइजेशन का मतलब होता है कि एक ही अपनी जो हमारे जो इंडियंस है उनकी जो भाषा है, बोली है, विचार है, उसका फैलाव करना. तो ये जो इंडियनाइजेशन है एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, मतलब ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया एडमिनिस्ट्रेशन के 3 भाग, लेजिस्लेचर हो गया, आपका एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया. ये तीनों जो भाग है उसमें इंडियंस की भी भागीदारी हो, इंडियंस को भी उसमें बड़े पद मिले, ताकि जो भी मतलब डिसीजन है उसमें वो ले सके. तो वाज अ पार्ट ऑफ मूवमेंट अगेन रेसिज्म. रेसिज्म मतलब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जॉब्स, ठीक है, जैसे मैंने बताया जो वो मोनोपोलाइज मतलब व्हाइट पीपल्स के हाथ में रहते थे, तो उनको व्हाइट पीपल्स जो है उनको ही जो इम्पोर्टेंट जॉब्स रहते थे एडमिनिस्ट्रेशन के, वो उनको ही दिया जाता था. तो इनके खिलाफ वो आवाज उठाने लगे. और ब्रिटिशर्स, ठीक है, उस समय ब्रिटिशर्स क्या अज्यूम करके चलते थे कि ब्रिटिशर्स को जो इंडियंस हैं उनको अच्छी से रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना नहीं आता, तो उनको अच्छी पोजीशंस नहीं दिया जाता था. सिंस ब्रिटिश ऑफिसर्स वेर सेंडिंग अ मेजर पार्ट ऑफ देयर लार्ज सैलरी होम, इंडियनाइजेशन इट वाज होप्ड वुड आल्सो रिड्यूस द ड्रेन ऑफ वेल्थ टू इंग्लैंड. और उस समय जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जो बड़े बड़े पद में है, तो ज्यादा उनको सैलरीज मिलेंगी, तो उनको जो सैलरीज मिलती थी वो अपने घर भेज दिया करते थे. तो उनको क्या लगता था इंडियनाइजेशन मतलब अगर इंडियंस को भी अच्छे पद मिले, उनको भी अच्छी सैलरीज मिले, तो जो हमारी कंट्री का जो वेल्थ है, जो खजाना है, ठीक है, जो पैसे हैं जो वहां वो अपने कंट्री में भेज दे रहे हैं, इंग्लैंड में भेज दे रहे हैं, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. Others demand included the separation of judiciary from executive, the repeal of Arms Act and the freedom of speech and expression. तो और क्या डिमांड्स थे उन्होंने कि जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव उस समय एक साथ हुआ करता था, उसको भी क्या है अब अलग अलग कर दिया जाए. ठीक है, जुडिशरी, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल लॉ बनाने का काम करती है, एग्जीक्यूटिव जो है उस लॉ को इम्प्लीमेंट कराने का काम करती है, और उस लॉ में अगर गलती जो होती है उसको जुडिशरी देखता है. जुडिशरी में आपका आता है जो कोर्ट्स वगैरह होते हैं वो. तो वो चाहते थे कि सेपरेट किया जाए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को, और जो आर्म्स एक्ट है उसमें फिर से विचार किया जाए. ठीक है, या तो उसको खारिज कर दिया जाए या तो उसमें फिर से विचार किया जाए. तो रीअपील मतलब क्या होता है, टू अनडू लॉ, मतलब उस लॉ को खत्म कर दिया जाए, टू ऑफिशियली एंड द वैलिडिटी ऑफ समथिंग सच एज लॉ. है ना, जो भी लॉ है आर्म्स एक्ट उसको खत्म कर दिया जाए या उसमें फिर से विचार कर दिया जाए. और फ्रीडम, है ना, जो इंडियंस है उसको फ्रीडम मिले कि वो अपनी जो बात है उसको रख सके, अपने जो एक्सप्रेशन है ना, अपनी जो सोच है उसको व्यक्त कर सके. तो अब देखना है, द अर्ली कांग्रेस ऑल्सो रेज्ड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इशू. तो जो ये मॉडरेट्स हुआ करते थे, जो कांग्रेस का जो मॉडरेट्स वाला पार्ट है, उन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो है उनके इश्यूज को भी निकाले. जैसे इट डिक्लेयर ब्रिटिश रूल हैड लेड टू पॉवर्टी एंड फाइनेंस. उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, क्या घोषित किया, जो ब्रिटिश रूल के आने के बाद हमारे कंट्री में पॉवर्टी, है ना, गरीबी जो है वो बढ़ गई है, और जो फैमिन, सूखा है, वो भी बहुत आने लग गया है. इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू हैज impoverished British and peasants and zamindars, and exports of grain to Europe has created फूड शॉर्टेज. और उन्होंने क्या बताया कि जैसे कि उन्होंने लैंड रेवेन्यूज, ब्रिटिशर्स ने लैंड रेवेन्यूज बढ़ा दिया, इससे क्या है जो पीसेंट्स और जमींदार्स हैं वो क्या है बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति में आ गए हैं, गरीबी वाली स्थिति में आ गए हैं. और जो एक्सपोर्ट है ना, ग्रेन्स को जो एक्सपोर्ट कर दिया जा रहा है यूरोप में, इससे हमारी कंट्री में फूड की शॉर्टेज हो रही है. तो कांग्रेस डिमांडेड रिडक्शन इन ऑफ रेवेन्यू, कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड मोर फंड्स फॉर एजुकेशन. और कांग्रेस ने और क्या अपनी मांगे रखी कि जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू सिस्टम है, उसमें रिडक्शन हो, मतलब उसमें कमी लाई जाए, और जो मिलिट्री में खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, खर्चा हो रहा है, उसको भी कम किया जाए, और इरिगेशन के लिए ज्यादा फंड्स दिया जाए. इट पास्ड मेनी रेजोल्यूशंस ऑन सॉल्ट टैक्स, ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर्स अब्रॉड एंड सफरिंग ऑफ फॉरेस्ट डीलर्स कॉज्ड बाय
एंड कॉज्ड बाय एन इंटरफेयरिंग फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और उन्होंने बहुत सारे रेजोल्यूशन पास किए, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या कहा, जिसमें उन्होंने चेंजेस मांगे कि सॉल्ट जो टैक्स है उसमें चेंजेस हो, और जो इंडियन लेबरर्स के को ट्रीट किया जाता है, जिन्हें अब्रॉड काम करने के लिए भेजा जा रहा है, उनको जो ट्रीटमेंट दी जाती है उसमें भी चेंजेस आए। और जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, ड्वेलर्स मतलब वहां पे रहने वाले लोग हैं, उनकी जो त्रासदी है, उनके जो सफरिंग, उनको सहना सहना पड़ रहा है, ठीक है, उनकी जो स्थिति खराब हो गई है। क्यों? क्योंकि अब जो फॉरेस्ट में वो ढंग से जा नहीं सकते, उनको बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, ये सारी चीज हम देख चुके हैं। तो उससे भी उनको जो सफरिंग हो रहा है, उनको जो दुख झेलना पड़ रहा है, वो भी उनके बारे में भी वो सोचे। ऑल दिस शोज दैट डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ बॉडी ऑफ इलाइट एजुकेटेड इलाइट, द कांग्रेस डिड नॉट टॉक ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोफेशनल ग्रुप, जिम्मेदार और इंडस्ट्रीज। और इससे सब क्या पता चलता है कि मतलब डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद, है ना, एक एजुकेटेड इलाइट होने के बावजूद जो कांग्रेस है वो सिर्फ मतलब वो कोई भी जो प्रोफेशनल ग्रुप्स है, जमींदार है, उनके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते थे, उनके बिहाफ में बात नहीं कर रहे हैं। तो मॉडरेट लीडर्स वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो मॉडरेट लीडर्स जो थे वो क्या चाहते थे कि वो डेवलप करे, ये बनाए कि मतलब लोगों के बीच में लोग जागरूक हो, जो ये अनजस्ट रूल है, ठीक है, जो अनजस्ट नेचर है ब्रिटिश रूल का, मतलब अन्यायपूर्ण जो रूल है, अनजस्ट का मतलब होता है अन्यायपूर्ण। तो ये जो रूल है ब्रिटिश रूल उसके लिए जो लोग कॉमन पीपल है उनके मन में अवेयरनेस आए, जागरूकता आए। दे पब्लिश न्यूज़पेपर, रोट आर्टिकल्स एंड शोड हाउ ब्रिटिश रूल वाज लीडिंग टू इकोनॉमिक रूइन ऑफ द कंट्री। तो इसके लिए वो क्या क्या करते थे, वो न्यूज़पेपर में लिखा करते थे, आर्टिकल्स लिखा करते थे, और इससे दर्शाते थे कि ब्रिटिश रूल जो है हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था को पूरा खराब कर रहे हैं। दे क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल in their speeches and sent representatives to different parts of the country to mobilize public opinion। तो वो आलोचना करते थे जो ब्रिटिश रूल है उसके लिए वो स्पीचेस देते थे और अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते थे अलग अलग जो पार्ट्स है हमारी कंट्री में उसमें, ताकि जो वो मोबिलाइज कर सके, मोबिलाइज मतलब बढ़ा सके जो पब्लिक ओपिनियन है उसको। दे फेल्ट दैट ब्रिटिश had respect for ideals of freedom and justice, so they would expect just demands for Indians. What was necessary therefore was to express their demands and make government aware of feelings of Indians। तो यहाँ पे उनको क्या लगता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, वो हमारी जो आइडियाज है फ्रीडम और जस्टिस की उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको रेस्पेक्ट देंगे, इसलिए वो जो अपने डिमांड्स को उनके सामने रख रहे हैं। और इसके लिए क्या नेसेसरी था कि वो जो ये जो डिमांड्स है उसको अच्छे से एक्सप्रेस करे और गवर्नमेंट को अवेयर कराए, ठीक है, गवर्नमेंट को अवेयर कराए, जागरूक कराए कि भाई हमारी जो डिमांड्स है उसको वो मान ले, ठीक है, हमारी जो फीलिंग्स है इंडियंस की उसको वो मान ले, ठीक है। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे देखना है इन परस्यूट ऑफ गुड दैट इज व्हाट अ मॉडरेट लीडर, ठीक है, एक मॉडरेट लीडर दिनशा रोट टू नरोजी इन 1887, ठीक है, दिनशा वाचा ने नरोजी को लिखा, ठीक है, दादा भाई नरोजी के बारे में हमने पहले देखा। तो फिरोज शाह इज नाउ डेज बिजी विद हिज पर्सनल वर्क, दे आर ऑलरेडी रिच इनफ। तो वो क्या बोलते हैं कि फिरोज शाह जो है अभी बिजी है अपने पर्सनल काम में और वो पहले से ही बहुत ज्यादा मतलब रिच है, ठीक है, रईस है। मिस्टर तेलांग टू remains busy. I wonder how if all remain busy in pursuit of gold can the progress of country be advanced। तो वो क्या लिख रहे हैं कि भाई सभी मतलब बिजी हैं पैसा कमाने में, pursuit of gold मतलब पैसा कमाने में बिजी है, तो कैसे जो हमारी कंट्री में विस्तार होगा, प्रोग्रेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज देख ली, अब हम आगे भी बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट, ये किसने कहा है, कब कहा, क्यों कहा, ये हम आगे का जो वीडियो लेक्चर है उस पर देखेंगे। तो अभी जो है हम ये वीडियो लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर में है उसमें हमने काफी सारी चीजें को देखना है। तो अगर ये वाला जो वीडियो लेक्चर है आपको समझ में आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। और अगर मेरे वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।